अगर मैं आपसे 3 सवाल पूछूं, यदि हिमालय ना होते तो क्या इंडिया आज भी इंडिया होता? यदि इंग्लैंड एक आइलैंड ना होता तो क्या ब्रिटिश एम्पायर कभी दुनिया पर राज कर पाता? और अमेरिका के पास 2 ओशंस ना होते तो क्या वो आज भी वर्ल्ड्स नंबर 1 सुपर पावर होता? हम स्कूल में हिस्ट्री पढ़ते हैं, किंग्स, वॉर्स, पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन एक असली किंग जो इन सब का बाप है उसे ही इग्नोर कर देते हैं। एक ऐसा किंग जो ना इलेक्शन जीतता है, ना आर्मी बनाता है, ना स्पीच देता है, फिर भी हर एम्पायर उसके सामने झुकता है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ऐसा पैटर्न दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप दुनिया का मैप कभी पहले जैसा नहीं देखोगे। और सबसे शॉकिंग बात, आप ये जान जाओगे कि दुनिया के लगभग हर बड़े वॉर के पीछे एक ही विलन था। वो ना रिलीजन था, ना पॉलिटिक्स, ना ऑयल, बल्कि वो था ज्योग्राफी। इतिहास में कुछ बैटल्स बहुत खास होती हैं। ऐसी ही असली हिस्टोरिकल बैटल्स की सिनेमैटिक कहानियां देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही इंपॉर्टेंट बैटल्स की प्लेलिस्ट जरूर देखिए। स्टोरी शुरू होती है आज से कुछ 4-4.5 बिलियन साल पहले, जब इंसान नाम की कोई चीज भी नहीं थी। माउंटेन्स बन रहे थे, नदियां अपना रास्ता ढूंढ रही थी, कॉन्टिनेंट्स टूट रहे थे और अर्थ अपनी चेसबोर्ड तैयार कर रही थी। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि ये माउंटेन्स, रिवर्स, ये ओशंस एक दिन डिसाइड करेंगे कि कौन सा देश गरीब रहेगा और कौन दुनिया पर राज करेगा। हम सोचते हैं कि पॉलिटिशियंस देश चलाते हैं। नेचर किनारे में बैठकर हंस के बोलता कि बेटा पहले मैप देख लो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, सिर्फ लगभग 10% लोग जानते हैं कि दुनिया के 80% से भी ज्यादा बड़े सिटीज सी कोस्ट या नेविगेबल रिवर्स के पास बनी हैं। आखिर क्यों? क्योंकि पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं होता, पानी पावर होता है, ट्रेड होता है, वेल्थ होती है, सिविलाइजेशन होती है और कभी-कभी एम्पायर भी। हिस्ट्री की सबसे पावरफुल सिविलाइजेशंस इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडस वैली, चाइना, सब एक पैटर्न फॉलो करती हैं। रिवर के पास बसो, ग्रो करो और फिर दुनिया को सरप्राइज कर दो। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ज्योग्राफी का पहला रूल है। रूल नंबर 1, कंट्रोल वाटर एंड कंट्रोल सिविलाइजेशन। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब सवाल ये है कि अगर ज्योग्राफी इतनी पावरफुल थी तो फिर कुछ कंट्रीज ही सुपर पावर क्यों बनी? सब क्यों नहीं? उसका जवाब छुपा है एक माउंटेन के पीछे। आप एक बात नोटिस कीजिए, नेचर कभी बॉर्डर ड्रॉ नहीं करती, फिर भी दुनिया के सबसे मजबूत बॉर्डर्स नेचर ने ही बनाया है। इंसान ने सिर्फ उनके ऊपर लाइन खींच दी। चलिए सबसे पहले चलते हैं हिमालय की तरफ। स्कूल में हमें बताया गया है कि हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज। बस चैप्टर खत्म। लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू होती है। सोचिए, लगभग 5 करोड़ साल पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट हर साल कुछ सेंटीमीटर की स्पीड से एशिया से टकरा रही थी और उस टकराव से पैदा हुआ हिमालय। उस वक्त ना इंडिया था, ना चाइना, ना कोई किंगडम, सिर्फ पत्थर और वक्त। लेकिन वही पत्थर आज भी एशिया की पॉलिटिक्स डिसाइड कर रहे हैं। थोड़ा अजीब लगता है ना? एक माउंटेन जो बोल भी नहीं सकता, 2 न्यूक्लियर पावर्स के बीच साइलेंट रेफरी बना हुआ है। मानो यूनाइटेड नेशंस से ज्यादा परमानेंट मेंबर हिमालय ही है। और हिमालय सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये इंडिया का नेचुरल एयर कंडीशनर भी है। मॉनसून की हवा इंडियन ओशन से चलती है और हिमालय से टकराकर पूरे नॉर्थ इंडिया को बारिश देती है। अगर हिमालय ना होता तो शायद दिल्ली, जयपुर, लखनऊ सब डेजर्ट के किनारे होते। और एक बात नोटिस कीजिए, एक माउंटेन सिर्फ इन्वेजन नहीं रोकता, खेती बचाता है, पानी बचाता है, करोड़ों लोगों का फ्यूचर बचाता है। और इसीलिए हिस्ट्री में जिसने ज्योग्राफी को समझा उसने एम्पायर बनाया और जिसने इग्नोर किया उसने एक्सक्यूजेस बनाए। अब चलते हैं यूरोप। मैप देखिए, यूरोप का कोस्ट लाइन हजारों किलोमीटर लंबा है और उसमें छोटे छोटे नेचुरल पोर्ट्स भरे पड़े हैं। क्या आप इसका मतलब जानते हैं? वीडियो को पॉज करके इसका जवाब कमेंट में दीजिए। यूरोप कोस्ट लाइन के किनारे होने के कारण जहाज बनाए, ट्रेड किए, नए कॉन्टिनेंट्स खोजी और इसी वजह से पोर्चुगल, स्पेन, नेदरलैंड्स और ब्रिटेन ने समुद्र के रास्ते दुनिया तक पहुंचा। एक वक्त था जब यूरोप के कुछ देशों की पॉपुलेशन इंडिया से बहुत कम थी, रिसोर्सेज भी कम थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, समुद्री एक्सेस। और कभी कभी एक अच्छा पोर्ट एक बड़ी आर्मी से ज्यादा पावरफुल होता है। ये बात हिस्ट्री बार बार प्रूव करती है। अब सोचिए, ब्रिटेन एक छोटा सा आइलैंड, ना सबसे बड़ा, ना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, ना सबसे ज्यादा जमीन। फिर भी एक वक्त ऐसा आया कि कहा जाता था द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। आखिर क्यों? क्या ब्रिटिश लोग जेनेटिकली स्मार्टर थे? बिल्कुल नहीं। उनके पास एक एडवांटेज था कि वो एक आइलैंड है। एनिमी आर्मी को पहले समुद्र पार करना पड़ता था और ब्रिटेन को सिर्फ अपनी नेवी मजबूत रखनी थी। गेम ही बदल गया। यही वजह है 1588 में जो स्पेन का इनविंसिबल आर्माडा ब्रिटेन को हरा नहीं सका। नाम था इनविंसिबल, बट रिजल्ट क्वाइट विंसिबल। कभी कभी हिस्ट्री का सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का होता है। आप सोच रहे होंगे, अगर ज्योग्राफी इतनी पावरफुल है तो फिर रशिया जैसा देश जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा लैंड है, उसने पूरी दुनिया पर राज क्यों नहीं किया? और अमेरिका जो यूरोप से हजारों किलोमीटर दूर है, वो सुपर पावर कैसे बन गया? यहीं से स्टोरी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब एंट्री होती है 2 ओशंस की। बस 2 ओशंस, और शायद इसी वजह से आज अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी है। सुनने में अजीब लगता है ना? इस मैप में देखिए, अमेरिका की एक तरफ अटलांटिक ओशन और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन, और बीच में हजारों किलोमीटर की फर्टाइल लैंड।
ये सिर्फ एक कंट्री नहीं थी, ये नेचर का केयरफुली डिजाइंड एक फोर्ट्रेस है। सोचिए, जब यूरोप में हर कुछ सालों में जंग छिड़ जाती थी, अमेरिका उन सबसे हजारों किलोमीटर दूर था। यूरोप जल रहा था और अमेरिका फैक्ट्री बना रहा था। यूरोप अपनी सिटीज दोबारा खड़ी कर रहा था और अमेरिका हाईवेज बना रहा था। और जब 2 वर्ल्ड वॉर्स ने यूरोप को थका दिया, तब अमेरिका ने सिर्फ वॉर नहीं जीता, उसने फ्यूचर जीत लिया। लेकिन सिर्फ ओशंस ही काफी नहीं थे, एक और चीज थी जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। अमेरिका के अंदर है मिसिसिपी रिवर सिस्टम, लगभग 25,000 किलोमीटर से भी ज्यादा नेविगेबल वाटरवेज। सोचिए, जब रेलवे भी प्रॉपर्ली नहीं बनी थी, तब फार्मर्स अपना अनाज हजारों किलोमीटर दूर बहुत कम खर्च में भेज सकते थे। इसका मतलब सस्ता ट्रांसपोर्ट, तेज ट्रेड और तेज ग्रोथ। एक इकोनॉमिस्ट ने कहा था, ज्योग्राफी गिव्स सम कंट्रीज अ हेड स्टार्ट, और अमेरिका शायद उस रेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कभी कभी लगता है नेचर ने अमेरिका का ब्लूप्रिंट बनाते वक्त प्रीमियम वर्जन परचेज कर लिया था। लेकिन हिस्ट्री का एक रूल है, हर एडवांटेज एक हिडन डिसएडवांटेज लेकर आता है। रशिया का साइज उसकी ताकत भी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। एक सिटी से दूसरी सिटी तक हजारों किलोमीटर दूर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना महंगा, बॉर्डर प्रोटेक्ट करना और भी महंगा। और फिर आती है रशियन विंटर। लोग कहते हैं नेपोलियन को रशिया ने हराया, हिटलर को सोवियत आर्मी ने हराया। ये बस अधूरा सच है। सबसे पहले इन दोनों को रशियन विंटर ने थकाया, उसके बाद रशियन सोल्जर्स से हारे। अब चलते हैं साल 1812 में, जब नेपोलियन लगभग 6 लाख सोल्जर्स लेकर रशिया में घुसा। उसने सोचा एक और कैंपेन होगा, कुछ हफ्तों की बात होगी। लेकिन रशियंस पीछे हटते गए, अपनी ही सिटीज जला दी, खाना जला दिया, ब्रिज तोड़ दिए और फिर विंटर आ गया। जब फ्रेंच सोल्जर्स मॉस्को पहुंचे, उन्हें जीत नहीं मिली, सिर्फ खाली शहर मिला। और कुछ महीनों बाद जो आर्मी अंदर गई थी, उसका छोटा सा हिस्सा ही वापस लौट सका। और ये कहानी 130 साल बाद फिर रिपीट होती है। इस बार स्टेज वही था, पर खिलाड़ी बदल गया। आते ये साल 1941 में, जब हिटलर ऑपरेशन बारबारोसा आरंभ किया था। शुरुआत में सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर रोड्स कीचड़ बन गईं, सप्लाई लाइंस टूट गईं और टेम्परेचर -30, -40 तक पहुंच गया। टैंक जैम हो गए, इंजन बंद गए, बंदूकों का मैकेनिज्म फेल गए और सोल्जर्स ठंड से लड़ते लड़ते वॉर भूल गए। कभी कभी नेचर किसी आर्मी को गोली से नहीं, टेम्परेचर से हरा देती है। इसीलिए एक बात याद रखिए, हिस्ट्री में कई बार जनरल्स ने प्लान्स बनाए, पॉलिटिशियंस ने स्पीचेस दी, लेकिन फाइनल डिसीजन मैप नहीं लिया। और अब हम उस जगह चलने वाले हैं जहां जियोग्राफी ने सिर्फ एम्पायर नहीं, बल्कि आज भी हर दिन दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही है। एक पतली सी वाटरवे जिसे देखकर शायद आप कभी इंप्रेस ना हो, लेकिन अगर वो एक दिन बंद हो जाए तो दुनिया भर में तेल के दाम आसमान छुएंगे, वस्तुओं के दाम भागम भाग करने लगेगी। तो इन चौक पॉइंट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए पीजे एक्सप्लेन्स 247 को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए अब हम हमारे प्यारे भारत के मैप को समझते हैं। इस मैप को ध्यान से देखा जाए तो समझ आ जाता है कि नेचर ने इस देश को कितना अलग बनाया है। नॉर्थ में हिमालय, वेस्ट में थार डेजर्ट, साउथ में इंडियन ओशन और बीच में दुनिया के सबसे फर्टाइल प्लेन्स में से एक। ये सिर्फ ज्योग्राफिकल फीचर्स नहीं है, ये नेचुरल एडवांटेजेस हैं। हिमालय जो हर इन्वेजन को बहुत मुश्किल बना देता है, इंडियन ओशन जहां से दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स गुजरते हैं, और इसी वजह से आज भी हिंद महासागर सिर्फ पानी का एक हिस्सा नहीं, ये 21st सेंचुरी का स्ट्रेटेजिक बैटलफील्ड है। जो इंडियन ओशन को समझेगा वो इंडो पैसिफिक को समझेगा, और जो इंडो पैसिफिक को समझेगा वो आने वाले डेकेड्स की जियोपॉलिटिक्स को समझेगा। एक बात पर गौर कीजिए, जियोग्राफी अपॉर्चुनिटी देती है, सक्सेस की गारंटी नहीं। नेचर ने इंडिया को लोकेशन दी, बाकी कहानी इंसान को लिखनी है। इसी तरह अफ्रीका को देखिए, रिसोर्सेज की कमी नहीं, गोल्ड, डायमंड्स, ऑयल, रेयर मिनरल्स, लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज होने से सफलता नहीं आती। दूसरी तरफ जापान को देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम, अर्थक्वेक्स, सुनामीज, लिमिटेड फार्मलैंड, फिर भी दुनिया की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज में से एक। आखिर क्यों? क्योंकि कभी कभी जियोग्राफी कार्ड्स बांट देती है, लेकिन गेम लीडरशिप, इंस्टीट्यूशंस, इनोवेशन और लोग जीतते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि फलाना देश पावरफुल है, तो हमें सिर्फ उसकी मिलिट्री नहीं देखनी चाहिए, उसका मैप देखिए, उसकी रिवर्स देखिए, उसके पोर्ट्स देखिए, उसके माउंटेन्स देखिए, उसके नेबर्स देखिए। कभी कभी एक मैप 1000 स्पीचेस से ज्यादा सच बोल देता है, और शायद इसीलिए हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है। एम्पायर्स बदलते हैं, फ्लैग्स बदलते हैं, करेंसीज बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस वही होते हैं। और जियोग्राफी हर नए एम्पायर से सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, मैं तो वही हूं, तुम कितनी देर टिकोगे? अलेक्जेंडर आए और गए, सीजर गए, मंगोल्स गए, ब्रिटिश एम्पायर उठा फिर ढल गया, सोवियत यूनियन बना फिर टूट गया, लेकिन हिमालय आज भी खड़ा है। अटलांटिक और पैसिफिक आज भी लहरों से भरा है, और धरती अब भी अगला सुपर पावर देखने का इंतजार कर रही है। इसलिए अगली बार जब आप दुनिया का मैप देखेंगे, सिर्फ कंट्रीज मत देखिए, एक साइलेंट स्टोरी देखिए। एक ऐसी स्टोरी जिसे ना किसी किंग ने लिखा, ना किसी प्रेसिडेंट ने। उस स्टोरी को लिखा है नेचर ने, और शायद इसीलिए मैप कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपको हिस्ट्री को सिर्फ याद नहीं, समझना पसंद है, तो इस जर्नी का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ते, हम उसके पीछे छुपी वजह ढूंढते हैं। और याद रखिए, हिस्ट्री सिर्फ बीत चुकी कहानी नहीं होती,
कभी कभी वही हमारा फ्यूचर भी लिख रही होती है। तो हम लोग फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।